Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is very important as it is about opening lines of top 100 novels. So don't miss this video and please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. तो स्टार्ट करते हैं ये शानदार लेक्चर। इस लेक्चर की खासियत ये है कि जितने भी नॉवेल्स आपको दिए गए सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए, तो आप इनकी जो क्रोनोलॉजी है उसे याद रखेंगे सो दैट कि आपको एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी जब पूछे जाए तो आप उसे क्लियर कर सके। फर्स्ट नॉवेल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678। तो पहला नॉवेल जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 का नॉवेल है। इस नॉवेल के जो ऑथर हैं वो जॉन बनियाइन है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज कम, a Christian allegory by John Bunyan, most significant works of theological fiction in English। तो याद रखेंगे Pilgrim's Progress जिसका फुल टाइटल है The Pilgrim's Progress from the World to That Which is Come। जॉन बनियान की ये एलिगोरिकल नॉवेल है और ऐसा माना जाता है कि ये थियोलॉजिकल फिक्शन में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं उसमें से एक ये है। तो थियोलॉजिकल फिक्शन के कैटेगरी में आता है ये वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। कब का है? 1678 का है। इसे आप याद रखेंगे 1678 का है। कैसे इसकी क्रोनोलॉजी याद की जा सकती है? तो यू कैन अटैच दिस इवेंट दिस डेट विथ सम इवेंट जस्ट लाइक इन इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट है वहां से आप अटैच करके भी इसे याद कर सकते हैं, या आपको एक शॉर्टकट तरीका बना लीजिए पीपी ऐसे है ना, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस यानी कि पीपी 1678 ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखिए ओपनिंग लाइन इस नॉवेल की क्या है। As I walked through the wilderness of this world, I lighted on a certain place where was a den. Den means here jail. And I laid me down in that place to sleep. And as I slept, I dreamed a dream. फिर से देख लेते हैं। As I walked through the wilderness of this world, wilderness of this world, I lighted on a certain place, lighted on a certain place where was a den jail, and I laid me down in that place to sleep. I laid me down in that place to sleep, and as I slept, I dreamed a dream. तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स को जो आप पकड़ सकते हैं और कीवर्ड्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं इस कोटेशन को। कीवर्ड्स क्या क्या देखना है? वाइल्डनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, सर्टेन प्लेसेस, डेन, फिर ड्रीम्ड अ ड्रीम। नेक्स्ट देखते हैं रॉबिन्सन क्रूसो 1719 का वर्क है। इसको राइट किया है डेनियल डिफो ने। इसके फर्स्ट एडिशन में रॉबिन्सन क्रूसो जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल का, उसे ऑथर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए जो रीडर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये रॉबिन्सन क्रूसो कोई रियल नेम है, रियल पर्सन है और उसकी ये ट्रेवलॉग है। तो ओपनिंग लाइन देखते हैं। आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1632 in the city of York, of a good family, though not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled first at Hull। तो इतना क्या याद रखेंगे? आप लोग को जो याद रखना होगा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को देख लेंगे, उसी को याद रखेंगे। कीवर्ड्स क्या देखना है? I was born in the year 1632 in the city of York, of a good family। तो बस I was born in the year 1632 in the city of York इतना याद रख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो की ये लाइन है। और रॉबिन्सन क्रूसो जो वर्क है कब पब्लिश होता है? 1719 में। नेक्स्ट गुलिवर्स ट्रेवल 1726 का वर्क है। इसके ऑथर है जोनाथन स्विफ्ट और ये एक सेटायरिकल नॉवेल है। इसमें क्या दिखाया गया है? एडवेंचर स्टोरी है। इसमें गुलिवर्स ट्रेवल में क्या है? एडवेंचरस स्टोरी है। साथ में डिवीज फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट किया गया है मॉडर्न सोसाइटी को लेकर। तो इसकी ओपनिंग लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे फादर होगा।
My father had a small estate in Nottinghamshire. I was the third of 5 sons. तो लिखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि गुलिवर स्टेबल की जो स्टार्टिंग लाइन है, माई फादर हैड ए स्मॉल estate in Nottinghamshire. I was the third of 5 sons. तो Nottinghamshire, my father, Nottinghamshire और 5 sons. जब ये 3 कीवर्ड्स याद रखेंगे ना, तो फिर याद हो जाएगा कि ये गुलिवर ट्रेवल से लिया गया है. तो आई होप कि मैं आप लोग को याद कराने की भी कोशिश कर रही हूँ और आप लोग को याद हो जाए. तो गुलिवर्स ट्रेवल 1726 का नॉवेल है, जोनाथन स्विफ्ट का है. ओपनिंग लाइन है, माई फादर हैड अ स्मॉल estate in Nottinghamshire. I was the third of 5 sons. My father, Nottinghamshire और third of 5 sons. नेक्स्ट क्लेरिशा 1748 का वर्क है. क्लेरिशा जिसका फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी बाय सैमुअल रिचर्डसन इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल. तो क्लेरिशा जो कि पूरा टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी करके, किसका नॉवेल है? सैमुअल रिचर्डसन का है. किस तरह का नॉवेल है, किस तरह के नॉवेल में ये फॉल करता है? तो एपिस्टोलरी नॉवेल है. ओपनिंग लाइन देखते हैं. अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा चौड़ा कौन ओपनिंग लाइन याद करेगा, तो एक बार बस देख लीजिए. याद करने के लिए की पॉइंट्स जो हैं, की वर्ड्स हैं, वो हम आपको बता देंगे, तो वही याद रखेंगे. I have nothing new, nothing diverting in my whimsical way. Thou asked in one of thy letters to entertain thee with, and thou tellest me that when I have list to narrate, to speak in the Scottish phrase, I am most diverting, a pretty compliment either to myself or to me, to both indeed, a sign that thou hast as. ठीक है. अब इतना लंबा नहीं आपको याद करना है, बस 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे. तो इसको क्या आपको याद करना है? I have nothing new, nothing diverting. Nothing new, nothing diverting. I think इस तरह से स्टार्टिंग किसी और नॉवेल की नहीं होगी. तो आप इस की पॉइंट्स को याद रखिएगा. Nothing new, nothing diverting. ठीक है. एक दो और की पॉइंट्स आए तो आप याद कर सकते हैं. whimsical way, Scottish phrase. तो ये सारे की पॉइंट्स आप याद रखेंगे ना, तो फिर आपको रिकॉल हो जाएगा कि अरे आपने ये की पॉइंट्स किसी नॉवेल में देखा था. तो किस नॉवेल में देखा? क्लेरिशा में देखा. ठीक. तो क्लेरिशा 1748 का वर्क है और लाइन क्या है? हैव आई नथिंग न्यू, nothing diverting in my whimsical way, thou asked in one of thy letters to entertain thee with. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. टॉम जोन्स 1749 का वर्क है. कब का वर्क है? 1749. पूरा टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडिंग ऑफन नोन सिंपली एज टॉम जोन्स. ये नॉवेल हेनरी फील्डिंग की है और बिल्डिंग्सरोमन कैटेगरी में वो फॉल करता है. जो टॉम जोन्स है, बिल्डिंग्सरोमन और पिकारेस्क नॉवेल है. किस तरह का नॉवेल है? बिल्डिंग्सरोमन और पिकारेस्क. बिल्डिंग्सरोमन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ग्रोथ दिखाया जाता है, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो दिखाया जाता है. तो जब एक कैरेक्टर का बचपन से लेके बड़े होने तक का जो उसकी मैच्योरिटी में, मतलब उसके मैच्योर होने का एक तरह से ग्रोथ दिखाया जाता है, दैट इज कम अंडर द बिल्डिंग्सरोमन. और पिकारेस्क जहाँ पे आपको पता है हॉरर टाइप का हो. ओपनिंग लाइन देखते हैं. नो वन हैड सीन ब्यूटी इन इट्स हाईएस्ट लस्टर, who hath never seen it in distress. तो बहुत अच्छी सी लाइन है, छोटा सा लाइन है, आराम से याद हो जाएगा. No one hath seen beauty in its highest luster, who hath never seen it in distress. ठीक है. तो इतना भी आप याद रखते हैं कि no one hath seen beauty. ठीक. No one hath seen beauty. नॉवेल है टॉम जोन्स. पब्लिकेशन डेट है 1749. नेक्स्ट ट्रिस्ट्रम सैंडी 1759 का नॉवेल है. ट्रिस्ट्रम सैंडी, इसका पूरा टाइटल है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंटलमैन, जिसे ट्रिस्ट्रम सैंडी के रूप में जाना जाता है. ये नॉवेल किसका है? लॉरेंस स्टर्न का है. तो नॉवेल के ऑथर का नाम याद रखिए, लॉरेंस स्टर्न. इस नॉवेल को उन्होंने लिखा है डॉन क्विक्सोट से क्या होकर इंस्पायर्ड होकर लिखा है. 9 वॉल्यूम्स में ये टोटल नॉवेल है. बायोग्राफी है एक इपोनिमस कैरेक्टर की.
तो ट्रिस्ट्रम सैंडी क्या है, एक बायोग्राफी है इपोनिमस कैरेक्टर की, 9 वॉल्यूम्स में है। डॉन क्विक्सेट से इंस्पायर्ड होकर लॉरेंस स्टर ने ये नॉवल लिखा है। ट्रिस्ट्रम सैंडी 1759 में पब्लिश होता है। ओपनिंग लाइन क्या है, आई विश आइदर माई फादर और माई मदर or indeed both of them, as they were intuitive, both equally bound to it, had minded that what they were about when they begot me. Had they duly considered how much depended upon what they were then doing. ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, ट्रिस्ट्रम सैंडी से। आपको याद करने के लिए जो की पॉइंट्स है, आई विश आइदर माई फादर और माई मदर, तो जब फादर और मदर या इंडिड बोथ ऑफ देम या दोनों की बात आए, ठीक है, फादर या मदर फिर बोथ ऑफ देम दोनों की बात है, तो दैट इज ट्रिस्ट्रम सैंडी की ओपनिंग लाइन होगी। तो कीवर्ड्स क्या रहेगा आपका इस नॉवेल की ओपनिंग लाइन की, माय फादर और माय मदर बोथ ऑफ देम। ओके, एम्मा 1816 का नॉवेल है, जेन ऑस्टिन का ये नॉवेल है, फेमस नॉवेल है और ऑथर जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं। इन्होंने 6 नॉवेल लिखे हैं और 6 नॉवेल लिखकर ये पॉपुलर हो गई हैं। तो एम्मा के बारे में देखते हैं, ये इन्होंने इसकी सेटिंग कहाँ रखी है, फिक्शनल कंट्री विलेज में रखी है जिसका नाम है हाईबरी और उसके आसपास का एरिया है हार्टफील्ड, रेंडल्स और डॉनवेल एबे। ठीक, तो ओपनिंग लाइन क्या है, एम्मा वुडहाउस हैंडसम, क्लेवर एंड रिच with a comfortable home and happy disposition seemed to unite some of the blessings of existence and had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. ठीक है, तो एम्मा वुडहाउस से ही स्टार्ट है, तो इसे तो आप लोग पकड़ लेंगे कि ये किस नॉवेल का है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग नॉवेल जो कि एम्मा नॉवेल है उसके स्टार्ट में एम्मा वुडहाउस को कितने इयर्स का दिखाया गया है, तो 21 इयर्स। नेक्स्ट है फ्रैंकेनस्टाइन 1818। तो फ्रैंकेनस्टाइन 1818 का वर्क है, इसको जो फ्रैंकेनस्टाइन है इसका जो सेकंड टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथेस है। ठीक है, तो फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है और द मॉडर्न प्रोमेथेस के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉवेल मैरी शेली का है, वाइफ ऑफ पीबी शेली, और बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पीबी शेली के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उनकी वाइफ मैरी शेली है। ठीक है, और इसमें जो स्टोरी है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी है, जो कि एक यंग साइंटिस्ट है और वो एक ऐसी क्रिएचर का निर्माण करना चाहते हैं जो उसके लिए हेल्पफुल हो, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि ऐसे क्रिएचर का ये क्रिएशन करने के बाद फिर इसे लगता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को कि इसने गलत किया है, ऐसा क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्की हो, डेंजरस हो। तो यही स्टोरी है, बहुत आगे नहीं जाएंगे वरना लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ओपनिंग लाइन फटाक से देख लेते हैं। You will rejoice to hear that no disaster has accompanied the commencement of an enterprise which you have regarded with such evil forebodings. I arrived here yesterday. तो key points क्या है? You will rejoice to hear that no disaster has accompanied the commencement of an enterprise. तो you will rejoice, ठीक है, फिर commencement of an enterprise, I arrived yesterday, ये याद रखेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स के रूप में। तो नॉवेल का नाम याद रहेगा ना, फ्रैंकेनस्टाइन 1818, ऑथर मैरी शेली। नाइटमेयर एबे 1818, ये भी है 1818 ही है नाइटमेयर एबे, और इसके ऑथर हैं थॉमस लव पीकॉक। ओपनिंग लाइन देखते हैं, नाइटमेयर एबे अ वेनरेबल फैमिली मैंसन in a highly picturesque state of semi-dilapidation, pleasantly situated on a strip of dry land between the sea and the fens. तो नाइटमेयर एबे की ओपनिंग लाइन में ही नाइटमेयर एबे टर्म्स का यूज हो चुका है, तो आपके लिए यही की पॉइंट है इस नॉवेल को याद करने के लिए, बाकी तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट के रूप में नाइटमेयर एबे और फिर मैंसन पिकारेस्क स्टेट ऑफ, बस नाइटमेयर एबे और मैंसन पिकारेस्क स्टेट, इतना याद रखिए। नाइटमेयर एबे 1818 का नॉवेल है, थॉमस लव पीकॉक ऑथर है। नेक्स्ट सिबिल 1845। ठीक है, तो सिबिल जो है 1845 का वर्क है, इसके
जो पूरा टाइटल है इसका द टू नेशंस, ठीक है। तो सिबिल और सेकंड टाइटल है द टू नेशंस। 1845 का वर्क है, बेंजामिन डिज़रायली का वर्क है, ठीक है। तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसमें जो स्टोरी प्रेजेंट किया है उसमें इन्होंने दिखाया प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लासेस ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो वर्किंग क्लास की प्लाइट है, ठीक है, उसको लेकर इन्होंने प्रेजेंट किया है अपने इस नॉवल सिबिल या द टू नेशंस 1845 में। एक्चुअली 1845 जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम है, तो उस समय कैसे इंग्लैंड में एक वर्किंग क्लास इमर्ज होता है और उनकी क्या कंडीशन होती है, तो उसको लेकर बहुत सारे ऑथर ने अपने अपने नॉवल में डिपिक्शन किया है। चार्ल्स डिकेंस को भी आप देख सकते हैं, उसी तरह से बेंजामिन डिज़रायली को भी आप देखेंगे। जो ओपनिंग लाइन है इस नॉवेल का, आई रादर लाइक बैड वाइन says Mr. Montesquieu, one gets so bored with good wine। तो कैसे आप याद रखेंगे की पॉइंट्स, आई रादर लाइक बैड वाइन और गुड वाइन, ठीक है। तो बैड वाइन और गुड वाइन से आप याद रखेंगे कि ये ओपनिंग लाइन है सिबिल की 1845 की, जिसका सेकंड टाइटल है द टू नेशंस और ऑथर है बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। इंग्लैंड के वर्किंग क्लास के बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। और की पॉइंट बैड वाइन गुड वाइन, अगर ये टेढ़ा सा नाम याद रहे तो इसे भी याद कर सकते हैं, मिस्टर मॉन्टेस्नी। जेन आयर 1847 का वर्क है। जेन आयर बिल्डिंग्सरोमन कैटेगरी का वर्क है। इसमें गोथिक जो एलिमेंट्स है वो भी देखने को मिलेगा, रोमांस भी है। तो बिल्डिंग्सरोमन है, गोथिक है, रोमांस है, तीनों कैटेगरी में फॉल होता है। जेन आयर 1847 का वर्क है। इसको लिखा है शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखा है और सी इज वेरी फेमस राइटर। इन्होंने इनका पेन नेम है क्यूरेर बेल, ठीक है। तो ये जो नॉवेल है जेन आयर, ये अपने नाम शार्लोट ब्रॉन्टे से नहीं पब्लिश कराती हैं बल्कि क्यूरेर बेल से पब्लिश कराती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 1847 का टाइम पीरियड है ना, उस समय जो लेडीज नॉवेलिस्ट होती थी, फीमेल नॉवेलिस्ट, वो लोग अपने नाम से अपनी नॉवेल को पब्लिश नहीं कराती थी, क्योंकि एट द टाइम इतनी फ्रीडम नहीं थी ना, इसीलिए तो इन लोगों को पेन नेम का सहारा लेना पड़ता था। तो इसीलिए शार्लोट ब्रॉन्टे ने अपने पेन नेम क्यूरेर बेल के नाम से इस नॉवेल को पब्लिश कराया जेन आयर को 1847 में। और नॉवेल की कैटेगरी है बिल्डिंग्स रोमन, गोथिक, रोमांस फिक्शन और सोशल क्रिटिसिज्म। ओपनिंग लाइन देखते हैं, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ वॉक दैट डे, we had been wandering indeed in the leafless shrubbery an hour in the morning। ठीक है, अच्छी सी लाइन है। की पॉइंट्स क्या क्या आप याद कर सकते हैं, देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ वॉक दैट डे, तो अ वॉक दैट डे, फिर वॉन्डरिंग, लीफलेस श्रबरी, ठीक। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ वॉक, फिर वॉन्डरिंग, लीफलेस श्रबरी। इससे आप याद रखेंगे जेन आयर की ओपनिंग लाइन में ये टर्म्स यूज हुए हैं। तो ये की टर्म से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आइडिया बता रहे, और चाहे तो आप लोग अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं याद करने का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा इजी वे में आप लोग को प्रेजेंट करो और आप लोग को याद हो जाए। तो नॉवेल का नाम याद रहेगा जेन आयर 1847, ठीक है। और शार्लोट ब्रॉन्टे का वर्क है, इनका पेन नेम है क्यूरेर बेल। और ओपनिंग लाइन, there was no possibility of taking a walk that day। Next, Wuthering Heights 1847, one of the famous novel of the period, ठीक है। तो Wuthering Heights 1847 का वर्क है, गोथिक नॉवेल है, एमिली ब्रॉन्टे का। शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे ये लोग सिस्टर हैं, ठीक है। तो एमिली ब्रॉन्टे का ये नॉवेल है, इन्होंने भी पेन नेम का सहारा लिया था। और एमिली ब्रॉन्टे का जो पेन नेम है वो है एलिस बेल, ठीक है। इनकी सिस्टर शार्लोट ब्रॉन्टे का क्या था, क्यूरेर बेल, और इनका एलिस बेल, ठीक। जो स्टोरी है ये टू फैमिलीज की स्टोरी है, वुदरिंग हाइट्स। इसमें टू फैमिली, कौन कौन सी फैमिली है, द आंसा फैमिली और द लिंटन्स फैमिली। और ये लोग रहते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में रहते हैं, ठीक है। तो टू फैमिलीज की स्टोरी है, वेस्ट यॉर्कशायर में रहते हैं, और वो दो फैमिली है, आंसा फैमिली और लिंटन फैमिली, ठीक। ओपनिंग लाइन देखते हैं, I have just returned from a visit to my landlord, the solitary neighbor that I shall be troubled with, ठीक।
तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड के घर विजिट करने की बात हो रही है। तो जब किसी लैंडलॉर्ड के घर विजिट होने की बात तो स्टार्ट में तो याद रखेंगे वुदरिंग हाइट्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया और आप सोचेंगे कि किस नॉवेल का है, तो आप कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे ना कि लैंडलॉर्ड के घर विजिट करने की बात करता है नरेटर। इट्स मीन वुदरिंग हाइट्स 1847। ऑथर एमिली ब्रॉन्टे, इनका पेन नेम एलिस बेल। टू फैमिली की स्टोरी है, आंसा और लिंटन। रहते कहाँ है? वेस्ट यॉर्कशायर। आई थिंक एनफ। वैनिटी फेयर देखते हैं 1848। विलियम मैकपिस ठाकरे का वर्क है और इसमें जो स्टोरी इन्होंने बताई है बेकी शार्प और एमिलिया सेडली की स्टोरी इन्होंने बताई है। नेपोलियनिक जो वॉर हो रहा था, ठीक है, तो उस वॉर के दौरान और उस वॉर के बाद की स्टोरी की ये सेटिंग है। ठीक है, और किसकी स्टोरी है? बेकी शार्प और एमिलिया सेडली की। ओपनिंग लाइन देखते हैं, व्हाइल द प्रेजेंट सेंचुरी was in its teens and on one sunshiny morning in June, there drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton's Academy for young ladies on Chiswick Mall, a large family coach with two fat horses in blazing harness, driven by fat coachman in a three-cornered hat and wig at the rate of 4 miles an hour। इसमें तो सारे की पॉइंट्स ही है आपको याद करने के लिए, तो ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। जहाँ पे क्या बात की जा रही है, while the present century was in its teens। ठीक है, जो सेंचुरी है वो टेंस में है, 19 सेंचुरी की है ये नॉवेल, तो टेंस में ये जा रहा है सेंचुरी। ठीक है, एंड ऑन वन सनशाइनी मॉर्निंग इन जून, जून में सनशाइनी मॉर्निंग की बात हो रही है। They drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton's Academy। वहाँ पे मिस पिंकरटन की एकेडमी का एक बड़ा सा आयरन गेट है फॉर यंग लेडीज के लिए ऑन चिस्विक मॉल। और वो आयरन गेट कहाँ है? चिस्विक मॉल। ठीक है, याद रखेंगे चिस्विक मॉल। तो चिस्विक मॉल तो मुझे नहीं लगता किसी और नॉवेल में यूज हुआ हो। ठीक है, तो चिस्विक मॉल है, मिस पिंकरटन है, मॉर्निंग इन जून है, ये सारे की टर्म्स है आपको इस ओपनिंग लाइन को याद रखने के लिए। साथ में लार्ज फैमिली कोच की बात हो रही है, फैट हॉर्सेस की बात हो रही है, फैट कोचमैन की बात हो रही है, 4 miles an hour की बात हो रही है। तो ये सब की पॉइंट्स है। तो नॉवेल याद रखेंगे, वैनिटी फेयर 1848। ऑथर है W.M. ठाकरे और इस नॉवेल को एक और चीज कहा जाता है, अ नॉवेल विदाउट हीरो। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड 1850। तो ये नॉवेल चार्ल्स डिकेंस की फेमस नॉवेल है, बिल्डिंग्सरूमर कैटेगरी का ये नॉवेल है और इसे हाफ ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ओपनिंग लाइन है, वेदर आई शेल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबडी एल्स, दिस पेजेस मस्ट शो। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग लाइन में क्या कहता है, जो नरेटर है वो कहता है कि मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ कि या फिर जो ये पोजीशन है मेरे लाइफ का हीरो किसी और कोई और है, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये नॉवेल की शुरुआत है डेविड कॉपरफील्ड की। 1850 का वर्क है, 1850 में ये बुक के फॉर्म में आता है, 1849 में ये सीरियल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है। नेक्स्ट है द स्कारलेट लेटर 1850। तो द स्कारलेट लेटर 1850 का वर्क है, ये अमेरिकन ऑथर है नॉथिनल हाउथॉर्न, इनकी ये नॉवेल है और ये रोमांस है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, बहुत ही अच्छी नॉवेल है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप चाहे तो इस नॉवेल की स्टोरी पढ़ सकते हैं। ओपनिंग लाइन है, अ थ्रोंग ऑफ बियर्डेड मैन इन सैड कलर्ड गारमेंट्स एंड ग्रे स्टीपल क्राउन्ड हैट्स intermixed with women, some wearing horse edifice, the door of which was heavily timbered with oak and studded with iron spikes। ठीक है, तो बियर्डेड मैन, सेड कलर्ड गारमेंट्स, ग्रे, ठीक है, सेड कलर्ड गारमेंट्स, ग्रे स्टिपल की बात हो, फिर इंटरमिक्स्ड विद वुमेन, फिर हॉर्स एडिफिस की बात हो, टिम्बर्ड विथ ओक की बात हो, फिर आयरन स्पाइक की बात हो, तो ये सभी की टर्म्स आपको याद करने के लिए है इस नॉवेल की ओपनिंग लाइन के लिए। A throng of bearded men in sad colored garments and grey steeple
क्राउन हेड्स। ठीक है, तो की पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल गए हैं। नॉवेल है द स्कारलेट लेटर 1850, ऑथर है नाथनियल हॉथॉर्न, अमेरिकन ऑथर है। मोबी डिक 1851, मोबी डिक के बारे में देखते हैं। इसका जो सेकंड टाइटल है द वेल, हाँ मोबी डिक का सेकंड टाइटल है द वेल, और ये भी अमेरिकन ऑथर ने लिखा है इस नॉवेल को, हरमन मेलविले ने। ठीक है, तो हरमन मेलविले जो है ऑथर है मोबी डिक के, और इसमें जो नरेटर है वो है, उसका नरेटर का नाम है इस्माइल। क्या नाम है नरेटर का? इस्माइल। और ओपनिंग लाइन है बहुत छोटा सा है, आपको याद रहेगा, कॉल मी इस्माइल। जहां इस्माइल की बात आ जाए, इस्माइल हंस लो भाई। ठीक है, तो हंसने की बात हो यानी कि इस्माइल की बात हो तो आप याद रखेंगे मोबी डिक। ठीक, और ऑथर है अमेरिकन राइटर हरमन मेलविले। ईयर भी याद रखिए 1851। नेक्स्ट द मून स्टोन 1868। द मून स्टोन 1868 जो है ये एपिस्टोलरी नॉवेल है, विल्की कॉलिंस की है। और इसमें ये जो नॉवेल है एक तरह से मॉडर्न डिटेक्टिव नॉवेल का एक एग्जाम्पल भी है, अर्ली मॉडर्न डिटेक्टिव नॉवेल का एग्जाम्पल है। इसमें इस जो नॉवेल है द मून स्टोन, इसको सीरियलाइज फॉर्म में पब्लिश कराया गया था चार्ल्स डिकेंस के मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में जब ये पब्लिश होता है सीरियल फॉर्म में, तो चार्ल्स डिकेंस के मैगजीन ऑल द ईयर राउंड में पब्लिश होता है। नॉवेल है द मून स्टोन 1868 में, ऑथर है विल्की कॉलिंस। एपिस्टोलरी नॉवेल है। ओपनिंग लाइन, नाउ आई सा दो टू लेट द फॉली ऑफ बिगिनिंग वर्क बिफोर वी काउंट द कॉस्ट एंड बिफोर वी जज राइटली ऑफ आवर ओन स्टैंड टू गो थ्रू विथ इट। देख लेते हैं एक बार फिर से। नाउ आई सा थ्रू टू लेट द फॉली ऑफ बिगिनिंग अ वर्क बिफोर वी काउंट द कॉस्ट। तो की पॉइंट्स आपको मिल गया, दो टू लेट, folly of beginning a work, count the cost before we judge rightly of our own stand to go out through with it। ठीक है, तो की टर्म से too late, folly of beginning, count the cost। और नॉवेल है द मूनस्टोन 1868, ऑथर है विल्की कॉलिंस। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल वुमेन 1869 का वर्क है, और ये कमिंग ऑफ एज नॉवेल है अमेरिकन राइटर लुइसा में एलकॉट का। ठीक है, तो बिल्डिंग्स कैटेगरी में ये फॉल करता है नॉवेल, और इसमें 4 मार्च सिस्टर्स की बात कही गई है। वो 4 मार्च सिस्टर्स कौन कौन से हैं? मेग, जो, बेथ एंड एमी। ये 4 सिस्टर की स्टोरी है लिटिल वुमेन 1869। अमेरिकन ऑथर लुइसा में एलकॉट। ओपनिंग लाइन है, इन ऑर्डर दैट वी मे स्टार्ट अफ्रेश एंड गो टू मेक्स वेडिंग with free minds, it will be well to begin with a little gossip about the marches। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे याद करने के लिए? अफ्रेश, स्टार्ट अफ्रेश, मेक्स वेडिंग, ठीक, फिर मार्चेस। तो मेक्स वेडिंग और मार्चेस, ये दो की टर्म्स को लेकर भी आप याद रख सकते हैं कि ये नॉवेल है लिटिल वुमेन 1869 में पब्लिश होता है, अमेरिकन ऑथर लुइसा में एलकॉट। नेक्स्ट है मिडिल मार्च 1871 का वर्क है। मिडिल मार्च जिसका पूरा टाइटल है स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, और इसके ऑथर हैं मेरी एन इवांस, जो अपने पेन नेम जॉर्ज इलियट के नाम से लिखा करती थी। ठीक है, और फिक्शनल टाउन में इसकी सेटिंग होती है जिसका नाम है मिडिल एज टाउन। ठीक है, तो मिडिल मार्च को लेकर आपको क्या क्या याद रखना है? 1871 में पब्लिश्ड होता है। इसका पूरा टाइटल है मिडिल मार्च स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ऑथर है मैरी एन इवांस, जो कि जॉर्ज इलियट के पेन नेम से लिखती थी। और इसकी जो सेटिंग होती है फिक्शनल टाउन में, इसकी सेटिंग होती है दैट इज कॉल्ड मिडलैंड। ओपनिंग लाइन है, मिस ब्रूक हैड दैट काइंड ऑफ ब्यूटी which seems to be thrown into relief by poor dress। ठीक है, मिस ब्रूक that had kind of beauty, that मिस ब्रूक had that kind of beauty। याद इतना ही आप कर लीजिए, मिस ब्रूक had that kind of beauty, मिस ब्रूक के पास उस तरह की ब्यूटी है। ठीक, इतना याद रखेंगे, याद हो जाएगा ओपनिंग लाइन। नेक्स्ट देखते हैं द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो है 1884 का नॉवेल है,
और ये अमेरिकन ऑथर है मार्क ट्वेन का वर्क है, सिटायर है और पिकारेस्क नॉवेल है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन किस तरह का वर्क है? पिकारेस्क और सिटायर है। ठीक है, किसका है? अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन का। कब पब्लिश होता है? 1884 में। ओपनिंग लाइन, You don't know about me without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that or not no matter। ठीक है, तो जब किसी नॉवेल की ओपनिंग लाइन आपके सामने दे दे और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये किस नॉवेल का है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बस ये नाम याद रखेंगे, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जब किसी नॉवेल के ओपनिंग लाइन के रूप में दे दे और उसके ओपनिंग लाइन में आपको ये जो वर्ड्स है देखने को मिल जाए, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, तो याद रखेंगे द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन नॉवल से लिया गया है ये ओपनिंग लाइन। और इसके ऑथर है मार्क ट्वेन, 1884 में पब्लिश्ड होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और विद दिस होप मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का प्रेज मिलता है, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, तो इसकी अदर सीरीज भी हम कोशिश करेंगे जल्दी लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।